हे गाइस, इट्स दिव्यांशु, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यार हम डिस्कस करने वाले हैं आज के पॉपुलर पिक्ड ओपिनियन के बारे में जो कमेंट किया है ऋषभ यादव ने। तो यार वो अपने ओपिनियन में लिखते हैं कि ग्रीजमैन फ्लॉप नहीं है, बस उसको परफेक्ट फॉर्म नहीं मिल रही और अगर उनको टाइम दिया जाएगा तो वो टाइम के साथ अपनी परफॉर्मेंस में ज़रूर इंप्रूवमेंट लाएंगे। तो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग ओपिनियन है, मेरे ख्याल से आप में से भी काफ़ी लोग इस ओपिनियन से एग्री करते होंगे। बट कहीं ना कहीं इस कमेंट के रिगार्डिंग मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि देखो यार, ग्रीजमैन का एथलेटिको मैड्रिड में और जो फ्रांस नेशनल टीम में जो रोल था वो बार्सिलोना में बहुत टाइम से लियोनेल मेसी को मिला हुआ है। और मैं बात कर रहा हूँ नंबर 10 की पोजीशन की। और इसी के चलते यार हमने देखा था कि जब ग्रीजमैन ने बार्सिलोना में स्विच किया था तो उनको लेफ्ट विंग पर डिप्लॉय किया गया था, जहां से ऑब्वियसली हमें जो डिज़ायर्ड रिजल्ट्स थे वो नहीं मिले। और इस चीज़ को खुद ग्रीजमैन ने अपने एक इंटरव्यू में भी उठाया था कि बार्सिलोना में मेरे को मेरी फेवरेट पोजीशन में नहीं खिलाया जा रहा। वहीं अगर दूसरी तरफ देखें तो जो फ्रांस नेशनल टीम के मैनेजर हैं उनको पता है कि मेरी फेवरेट पोजीशन कौन सी है और वो मेरे को वहीं खिलाते हैं। और इसका रिजल्ट, इसका जो बेनिफिट है वो दो मिलते हैं, यानी कि इंडिविजुअल बेनिफिट भी मिलता है, वहीं कहीं ना कहीं जो कलेक्टिव बेनिफिट है वो भी एक तरीके से टीम को मिलता है। तो इसकी वजह से इसके बाद काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सी हुई। लेकिन अगेन एक चीज़ की तारीफ करनी पड़ेगी ग्रीजमैन की थ्रू आउट द टाइम जो उनका एटीट्यूड रहा है बार्सिलोना में वो एक तरीके से ये रहा है कि डू वॉट एवर यू वॉन्ट, आई एम गोइंग टू अडेप्ट एंड लर्न। और इसी के चलते हमने देखा कि जब रोनाल्ड कोएमन आए तो उनको में कोई खास चेंज आया नहीं। हमने देखा कि रोनाल्ड कोएमन 3 फॉर्मेशन ज़्यादा यूज़ करते हैं कि 4-2-3-1, 4-3-3, और इन दोनों ही फॉर्मेशन में ग्रीजमैन को लेफ्ट विंग पे डिप्लॉय किया जाता है। और अगर 3-5-2 फॉर्मेशन है तो उस केस में ग्रीजमैन को लेफ्ट फॉरवर्ड की पोजीशन पे डिप्लॉय किया जाता है। बट अगेन जैसे मैंने आपको बताया, ग्रीजमैन का जो सबसे पॉजिटिव थिंग है वो यही है कि जो उनका एटीट्यूड है वो हमेशा लर्न और अडेप्ट की तरफ ज़्यादा बेंड करता है, ना कि ये है कि मैं एक तरीके से कहते हो ना कि लड़ने वाला कोई स्वभाव नहीं है। बाकी यार अगर आप भी चाहते हो कि आपके पॉपुलर ओपिनियन या आपकी थ्योरी को हम अपने नेक्स्ट वीडियो की शुरुआत में डिस्कस करें तो आप मेरे वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपना कमेंट और अपने ओपिनियन को डाल सकते हैं और हम उसको श्योरली नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। Lewandowski goes for it again! And then Ronaldo! Oh, it's Messi! Aguero! इसी के साथ बात करते हैं अपनी पहली अपडेट की, जो कि होने वाली है जुवेंटस से। तो जुवेंटस के जो नए मैनेजर है मैसिमिलियानो अलेग्री, उनकी जो पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस थी यार वो काफ़ी ज़्यादा एंटरटेनिंग थी। लेकिन ऑब्वियसली जो सबसे बड़ा हेडलाइन, जो सबसे बड़ा मेन पॉइंट और हाईलाइट होने वाला था वो यही था कि क्या है मैसिमिलियानो अलेग्री के रोनाल्डो को लेकर थॉट्स। और ऐसे में यार मैंने 2-3 वीडियो पहले इस चीज़ को कवर भी किया था कि एलिग्री ने ये कहा है कि रोनाल्डो को पहले से भी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा। अब यार एक तरीके से ये जो टॉपिक है वो एक बार से फिर से स्पॉटलाइट में और ट्रेंडिंग में सेक्शन में आ चुके हैं, जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा फुटबॉल एनालिस्ट इस चीज़ को एक तरीके से एनालाइज कर रहे हैं कि जो एलिग्री ने कहा था उसका एक्चुअली में मीनिंग क्या था। तो 2 तरीके मीनिंग निकल के आए हैं। सबसे पहले ये है कि यार एलिग्री ने जो कमेंट करा था कि रोनाल्डो को और भी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा, तो कुछ लोग उसको एलिग्री के फेवर में कहते हैं और कहते हैं कि एलिग्री का इससे कहने का मतलब ये था कि हमने देखा है कि जुवेंटस के बिल्डअप में अक्सर ऐसा होता है कि रोनाल्डो विंग्स पे खेलते हैं और वहाँ से कट इनसाइड करते हैं एज अ फॉरवर्ड। लेकिन अब कहीं ना कहीं एलिग्री इस पर एम्फसाइज कर रहे हैं कि रोनाल्डो एक परफेक्ट स्ट्राइकर होंगे, यानी कि जुवेंटस के अटैक में बॉक्स में हर जगह एक ही फोकल पॉइंट होगा और वो होगा क्रिस्टियानो रोनाल्डो। इसी के साथ जो दूसरा एक सेक्शन है वो कहीं ना कहीं एलिग्री को एक तरीके से आप कह सकते हो क्रिटिसाइज करता है, और वो ये कहता है कि जो एलिग्री का कमेंट था कि रोनाल्डो को और भी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए वो एक तरीके से काफ़ी ज़्यादा बचकाना था। क्योंकि अगर हम पिछले 3-4 सीज़न की बात करें तो जुवेंटस में रोनाल्डो एक तो सबसे पहली बात तो वन ऑफ द मोस्ट सीनियर प्लेयर्स है, साथ ही साथ वन ऑफ द मोस्ट इफ़ नॉट द मोस्ट कंसिस्टेंट प्लेयर्स हैं जुवेंटस के लिए। पिछले सीजन्स में हमेशा से इन फ्रंट ऑफ गोल्स जुवेंटस के फॉरवर्ड ने यानी कि रोनाल्डो ने हमेशा डिलीवर किया इन फ्रंट ऑफ गोल्स। तो कहीं ना कहीं उसके रिगार्डिंग अगर आप ये कह रहे हो कि उनको और भी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा पहले से, तो वो एक तरीके से स्क्वाड में, यूनिटी में और ड्रेसिंग रूम में थोड़ी सी अनबन क्रिएट कर सकता है। इसी के साथ यार एक अपडेट और निकल के आई है, और ये निकल के आई है कि यार नेक्स्ट सीजन से यानी कि जो अपकमिंग सीजन है उसमें से जो जुवेंटस की फ्री किक्स होने वाली है वो रोनाल्डो नहीं लेने वाले। और उसके पीछे का रीज़न ये बताया जा रहा है कि जो रोनाल्डो की जो फ्री किक्स लेने का जो कन्वर्जन रेट है वो बहुत ज़्यादा ख़राब है, और इस चीज़ से तो मैं पर्सनली एग्री भी करता हूँ। तो ऐसे में माना जा रहा है कि अगर मिरालिम प्यानिच बार्सिलोना से जुवेंटस में स्विच सक्सेसफुली कर जाते हैं तो वो होने वाले फ्री किक टेकर। इसी के साथ अगर जुवेंटस की ट्रांसफर मार्केट की बात करें तो यार कल सासुओलो और जुवेंटस नेगोशिएट करने बैठे थे मानुएल लोकोटेली के ट्रांसफ़र को लेके, और ऐसे में कहीं ना कहीं सासुओलो के जो प्रेसिडेंट है उन्होंने इस चीज़ को कंफर्म करा है कि मैनुएल लोकोटेली की जो प्रायोरिटी है वो जुवेंटस को ज्वाइन करना है, और हम भी कहीं ना कहीं एक तरीके से उनके साथ बिजनेस करने में खुश हैं। बट अगेन उन्होंने इस चीज़ पे एम्फसाइज़ किया है कि मैनुएल लोकोटेली का एक प्राइस टैग है, और जुवेंटस जब तक वो पे नहीं करेगी तब तक मैनुएल लोकोटेली जुवेंटस में नहीं जाएंगे। जुवेंटस यार एक तरीके से 30 मिलियन यूरोस का ऑफर दे रही है, वहीं जो मैनुएल लोकोटेली का जो प्राइस टैग है वो अराउंड 40 मिलियन यूरोस का है। और जो उनके जो प्रेसिडेंट है उन्होंने इस चीज़ को भी एम्फसाइज़ किया है
कि जो मैनुअल लोकेटेली के रिगार्डिंग जो आर्सेनल का प्राइस है वो बिल्कुल सही है, वो 40 मिलियन यूरोज देने के तैयार हैं। बट अगेन मैनुअल लोकेटेली की जो प्रिफर्ड है और जो प्रायोरिटी है वो फिर से जुवेंटस है। तो एक तरीके से आप देख सकते हो कि शायद से जुवेंटस को 10 मिलियन यूरोस का जो अपना ऑफर है उसको बढ़ाना पड़ेगा। और साथ ही साथ जो सासोलो के जो यार प्रेसिडेंट है उन्होंने 8 अगस्त डेडलाइन रखी है। उन्होंने कहा है कि 8 अगस्त के बाद हम किसी भी प्लेयर को लेकर नेगोशिएट नहीं करेंगे। तो जुवेंटस के पास अब एक डेडलाइन भी आ गई है। इसी के साथ बात करते हैं अपनी नेक्स्ट अपडेट की, जो कि होने वाली रियल मैड्रिड से। तो यार मैंने अपनी लास्ट ट्रांसफर वीडियो में इस चीज़ का अपडेट दिया था कि रियल मैड्रिड के स्क्वाड में इस समय सारे ही प्लेयर्स ट्रांसफर मार्केट में अवेलेबल हैं। बट कहना कि अब हमें उस केस के रिगार्डिंग काफ़ी ज़्यादा और इन्फॉर्मेशन मिली है और ऐसा लग रहा है कि 2 प्लेयर्स ऐसे हैं जिसको आई थिंक रियल मैड्रिड अपने स्क्वाड में अनटचेबल मानती है और बल्कि उनका जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको भी रिन्यू कर दिया है। तो पहला प्लेयर या डैनी कार्वाहाल है जिसका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो 2025 तक रिन्यू कर दिया गया है। और साथ ही साथ जो दूसरा प्लेयर है वो और कोई नहीं बल्कि होने वाले करीम बेंजेमा, जिनका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो रियल मैड्रिड आने वाले दिनों में 2023 तक एक्सटेंड कर देगी। इसी के साथ बात करते हैं अपनी नेक्स्ट अपडेट की, जो कि होने वाली है बार्सिलोना से। तो लियोनेल मेसी और बार्सिलोना के बीच जो है कॉन्ट्रैक्ट सिचुएशन है कहीं ना कहीं वो अपने एंडिंग चैप्टर में, और हम मान सकते हैं कि ये चैप्टर एक हैप्पी एंडिंग से क्लोज होने वाला है। तो ऐसे में जो लियोनेल मेसी के जो कॉन्ट्रैक्ट डिटेल्स है वो कहीं ना कहीं हमें सामने निकल के आई है और वो डिटेल्स ये बताती हैं कि लियोनेल मेसी 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन करेंगे, यानी कि वो बार्सिलोना में 2026 तक रहने वाले हैं। और साथ ही साथ जो उनकी सैलरी है उसमें 50% का कट होने वाला है। आपको पता है कि लियोनेल मेसी ने हाल ही में 50% का जो वेज कट है उसको एक्सेप्ट करा था बार्सिलोना की फाइनेंशियल कंडीशन को देखते हुए। तो उनकी जो पहले सैलरी थी, वेज कट से पहले सैलरी थी, वो थी 500,000 यूरोज पर वीक, लेकिन अब वेज कट के बाद वो हो चुकी है 250,000 पर वीक। तो एक तरीके से आप मान सकते हो कि जो 50% सैलरी है वो कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से क्रूशल होने वाली है बार्सिलोना की फाइनेंशियल कंडीशन को रिवाइव होने में। इसी के साथ बात करते हैं अपनी नेक्स्ट अपडेट की, जो कि होने वाली है पॉल पोग्बा के रिगार्डिंग। अब यार पॉल पोग्बा के रिगार्डिंग मैं जब भी बात करता हूँ तो अभी तक 2 ही क्लब सामने निकल के आने के, मैनचेस्टर यूनाइटेड और दूसरा है PSG। बट अब कहीं ना कहीं बहुत ही आउट ऑफ नोवेयर और अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ सामने निकल के आ रही है। रिपोर्ट्स ये बता रही हैं कि जो पॉल पोग्बा के एजेंट है मिनो रायोला, उन्होंने लिवरपूल को चांस दिया है कि वो पॉल पोग्बा को साइन करें। और ऐसे में इन रिप्लाई लिवरपूल ने अपनी गरीबी दिखा दी है, यानी कि उन्होंने रिप्लाई में ये कहा है कि इस समय लिवरपूल के पास फंड्स नहीं है कि वो पॉल पोग्बा को साइन कर पाएँ। और आपको पता है कि अगर अभी किसी क्लब को पॉल पोग्बा को साइन करना है तो उनको अराउंड 45 to 50 मिलियन यूरोस का एक प्राइस टैग है, उसको फुलफिल करना पड़ेगा। तो लिवरपूल ने ये कहा है कि हमारे पास तो अभी पैसे नहीं हैं, बट इन केस अगर पॉल पोग्बा PSG में नहीं जाते या फिर वो मैनचेस्टर यूनाइटेड के साथ भी अपना कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं करते तो हम जनवरी में उनके साथ नेगोशिएशन स्टार्ट करने के लिए तैयार हैं। आपको पता है जब किसी भी प्लेयर का 6 महीने से कम कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होता है तो वो फ्री होता है किसी भी क्लब के साथ नेगोशिएट करने में। तो ऐसे में लिवरपूल ने तो ये अपना एक तरीके से आप कह सकते हो कि अपनी जो डिमांड है वो रखी है। बट आपको बता दूं यार, डिस्पाइट कि लिवरपूल अब रेस में आ रही है या फिर और कोई क्लब रेस में आ रहा है, PSG का अभी भी अपर हैंड है और एक तरीके से वो काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट है कि पॉल पोग्बा PSG में ही जाएंगे। बट स्टिल यहाँ पर एक ट्विस्ट है और वो ये है कि आपको पता है कि अब धीरे धीरे जैसे जैसे पोग्बा की सिचुएशन कॉम्प्लिकेट होती जाएगी, जो और भी ज़्यादा क्लब हैं वो रेस में आते जाएंगे और शायद से PSG इसी रीज़न को देखते हुए आप कह सकते एक तरीके से फोर्स हो सकते हैं कि वो नेक्स्ट ईयर का वेट ना करें जब वो फ्री एजेंट बनेंगे और इसी समर उनको 45-50 मिलियन यूरोज में मैनचेस्टर यूनाइटेड सेल कर लें। अब यार इस पूरे केस के रिगार्डिंग मैनचेस्टर यूनाइटेड का स्टैंड है वो ये है कि वो अभी भी थोड़ा कॉन्फिडेंट है कि पॉल पोग्बा मैनचेस्टर यूनाइटेड में इवेंचुअली जो अपना कॉन्ट्रैक्ट है उसको रिन्यू कर लेंगे। और ऐसे में जो उनकी प्रायोरिटी है वो ये है कि वो इस समर उनको अपने साथ रखना चाहते हैं और इवेंचुअली वो ये वेट करें कि उम्मीद लगाने की शायद से मैनचेस्टर यूनाइटेड परफॉर्मेंस को देखते हुए और शायद से आने वाले सालों में जो उनका विजन है उसको देखते हुए जो पॉल पोग्बा है वो अपना फ्यूचर उनको कमिट कर सकते हैं। बाकी अगेन जैसे मैंने आपको बताया कि जो अपर हैंड है वो फिर से PSG का ही है। इसी के साथ यार बात करते हैं अपनी नेक्स्ट अपडेट की, जो क्या होने वाली है मैनचेस्टर सिटी से। तो यार रिपोर्ट से निकल के आ रही है कि मैनचेस्टर सिटी अब डायरेक्टली नेगोशिएट कर रही है एस्टन विला के साथ फॉर जैक ग्रिलिश और ऐसे में जो फी का स्ट्रक्चर होने वाला है वो होने वाला है 75 मिलियन यूरोज प्लस बोनसेस। आपको बता दूं यार रिसेंटली जो प्राइस टैग निकल के आया था एस्टन विला की तरफ से रिगार्डिंग जैक ग्रिलिश वो अराउंड 90 मिलियन यूरोस था। और साथ ही साथ यार एस्टन विला ने अपना लास्ट मूव यानी कि जो उनकी लास्ट चांस था वो भी उन्होंने खेल लिया है और ऐसे में उन्होंने एस्टन विला को 200,000 यूरोस की सैलरी ऑफर करी है। और अगर इसको जो जैक ग्रिलिश है वो एक्सेप्ट कर लेते हैं तो वेल एंड गुड है और अगर रिजेक्ट करते हैं तो एस्टन विला के पास और कोई चांस नहीं है बल्कि उनको सेल ही करना पड़ेगा मैनचेस्टर सिटी के पास। इसी के साथ बात करते हैं अपनी नेक्स्ट अपडेट की और ये एक चेल्सी से काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट अपडेट है। तो यार इस समय सबको ही पता है कि चेल्सी स्ट्राइकिंग पोजीशन पे एक मेकर साइनिंग करने वाली है और ऐसे में जो सबसे बड़ी प्रायोरिटी निकल के आई है वो अर्लिंग ब्राउट हालैंड है। बट धीरे धीरे कहीं ना कहीं वो जो प्रोबेबिलिटी है वो कहीं ना कहीं कम होती जा रही है और ऐसे में यार कल रिपोर्ट्स निकल के आए हैं कि चेल्सी ने एक बार फिर से रोमेलू लुकाकू को अप्रोच करा था
और उनको 10 मिलियन यूरोस की सैलरी ऑफर करी थी, जिसको लुकाकू ने इवेंचुअली रिजेक्ट कर दिया। अब ये आपको पता है कि ये पहली बार नहीं है जब चेल्सी लुकाकू के साथ लिंक्ड हो रही है, पहले भी ऐसे लिंक्ड हुआ था, लेकिन उस टाइम और अभी भी स्टैंड बिल्कुल सेम इंटरनेशनल का। इंटर लुकाकू को अनटचेबल मानती है और उन्होंने इस चीज़ को क्लियर करा है कि रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट कि चेल्सी या कोई भी क्लब लुकाकू के लिए कितना ही पैसा ऑफर करे, इंटरनेशनल लुकाकू को सेल नहीं करेगी एटलीस्ट दिस समर, और ये स्टैंड आने वाले टाइम में भी चेंज नहीं होगा। तो मेरे ख्याल से ये एक तरीके से आप कह सकते हो कि चेल्सी इस समय डेस्परेट हो रही है किसी भी एक स्ट्राइकर को साइन करने के लिए, और ऑब्वियसली उनकी जो स्ट्राइकर की जो कैटेगरी है वो भी एक मेगा साइनिंग ही होने वाली है। और 3 ही प्लेयर निकल के आते हैं इस समय, अर्लिंग ब्राउट हालैंड, लेवेंडोव्स्की और रोमेलो लुकाकू थे, जहाँ पे कहीं ना कहीं जो सिचुएशन है वो इस समय चेल्सी के लिए ख़राब बनी हुई है। इसी के साथ बात करते हैं अपनी नेक्स्ट अपडेट की, जो कि होने वाली है आर्सेनल से। तो जो आर्सेनल के ओनर है स्टैन क्रोएंके, आपको पता है कि अमेरिका में उनके और भी बिजनेसेस हैं, और ऐसे में जो NFL की एक टीम वो ओन करते हैं, उसी के रिगार्डिंग यार एक केस निकल के आया। जो सेंट लुइस सिटी है, उन्होंने स्टैन क्रोएंके और 2-3 बिजनेसमैन और है जिनको सू कराए, और सू के चलते अगर वो सू एक्सेप्ट हो जाता है तो उनको 700 मिलियन यूरोस के पेनल्टी पे करनी पड़ सकती है। और ऐसे में रिपोर्ट से निकल के आई है कि अगर एक्चुअली में क्रोएंके को इतना पैसा भरना पड़ सकता है तो शायद से वो आर्सेनल को सेल करने का कंसिडर कर सकते हैं। अब ये जो आर्सेनल को सेल करने की स्टोरी है यार, पहली बार एक तरीके से आप कह सकते हो ट्रेंडिंग में या लाइमलाइट में नहीं आई है। आपको पता है कि जो डैनियल एक, जो कि स्पॉटिफाई के ओनर है और साथ ही साथ आर्सेनल के एक चाइल्डहुड फैन है, उन्होंने रिसेंटली एक 2.2 बिलियन यूरोस का ऑफर डाला था स्टैन क्रोएंके के सामने आर्सेनल को खरीदने का, जिसको रिजेक्ट कर दिया गया था। बट अब क्योंकि रिपोर्ट से बता रही कि ऐसा केस आया और शायद से पेनल्टी पे करनी पड़ सकती है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं आप कह सकते हो कि स्टैन क्रोएंके फोर्स हो सकते हैं आर्सेनल को सेल करने के लिए, और इवन शायद से वो एक ऑफर को कंसिडर भी कर सकते हैं। इसी के साथ बात करते हैं अपनी नेक्स्ट अपडेट की, जो कि होने वाली लास्ट अपडेट। तो यार मैंने अपनी 2-3 वीडियो पहले ऐसा रिमर्स और स्पेकुलेशन को कवर किया था कि रिपोर्ट से बता रही है कि किलियन एम्बाप्पे ने अपने मैनेजर मॉरिशियो पोचेटिनो को क्लियर कर दिया कि वो अपना जो कॉन्ट्रैक्ट है वो पीएसजी के साथ रिन्यू नहीं करेंगे और एज अ फ्री एजेंट वो रियल मैड्रिड में ज्वाइन करेंगे अगर रियल मैड्रिड इस समर उनके लिए एक मूव नहीं करती। तो इसी को इस चीज़ रूमर्स को और स्पेकुलेशन को एड्रेस करते हुए कहीं ना कहीं मॉरिशियो पोचेटिनो ने अपने रिसेंट इंटरव्यू में इस चीज़ को एड्रेस करते हुए कहा कि ये सारे रूमर्स और स्पेकुलेशन बकवास हैं, और उन्होंने कहा कि अपना कॉमन सेंस लगाओ यार कि अगर कोई प्लेयर अपने मैनेजर्स के साथ ऐसे बात करेगा, और साथ ही साथ उन्होंने इस चीज़ पे भी एम्फसाइज़ किया है कि पीएसजी इमेजिन भी नहीं कर सकती कि वो एम्बाप्पे को एज अ फ्री एजेंट जाने देगी। यानी कि उनका एक तरीका उनका जो कहने का एक तरीके से हम कह सकते हैं कि वो एक तरीके से हिंट कर रहे हैं कि या तो एम्बाप्पे पीएसजी के साथ अपना जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको रिन्यू करेंगे, या फिर एम्बाप्पे को पीएसजी इस समर सेल कर सकती है। बट अगेन वो इस चीज़ पे बार बार एम्फसाइज कर रहे हैं कि नेक्स्ट ईयर पीएसजी को एम्बाप्पे एज अ फ्री एजेंट नहीं छोड़ेंगे। बट अगर इन दोनों में से कोई भी चीज़ नहीं हुई तो शायद से एम्बाप्पे पीएसजी को एज अ फ्री एजेंट ही छोड़ देंगे। बट अगेन मैं आपको बताता हूँ कि एम्बाप्पे की तरफ से जो क्लोज सोर्सेज है वो ये रिपोर्ट कर रहे हैं कि एम्बाप्पे का जो स्टैंड है वो अभी भी बदला नहीं है, वो पीएसजी के साथ अपना कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं करने वाले, और अगर रियल मैड्रिड इस समर उनके लिए मूव नहीं करती तो वो नेक्स्ट समर एज अ फ्री एजेंट रियल मैड्रिड को ज्वाइन कर लेंगे, और इस समय रियल मैड्रिड ही एक मात्र डेस्टिनेशन निकल के आ रही है। बाकी यही था मेरी तरफ से आज की अपडेट्स और इंटरेस्टिंग स्टोरीज। आई होप आपको वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं इसी तरह फुटबॉल से रिलेटेड कॉन्टेंट इस चैनल पर अपलोड करता हूँ।